नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर हमारे प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में स्वागत करता हूं। पहले के भागों की तरह आज फिर हम एक रोचक विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पिछले दो भागों में हमने प्रकाश का परावर्तन और अपरावर्तन के बारे में जाना। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम एक फिर नया रोचक लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इस विषय को शुरू करने से पहले थोड़ा सा पीछे के बारे में जान लेते हैं। तो हमने पिछली क्लास में यह पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो हमने यह देखा कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है और अवलंब की तरफ झुक जाती है। तो आइए अब हम इसी भाग में आगे चलते हुए आज का टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि हमें परिभाषा में दिया हुआ है कि सफेद प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या मतलब है इसका कि जब सूर्य का सफेद प्रकाश किसी प्रिज्म से आकर टकराता है तो अन्य 7 रंगों में बढ़ जाता है। इसका मीनिंग यही है कि सफेद प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। सफेद प्रकाश कहां से आया? हमारा प्रकाश स्रोत क्या है? हमारा प्रकाश स्रोत है सूर्य। अगर सूर्य की रोशनी अपने ही अवयवी रंगों में विभाजित होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, जब सूर्य की किरण अपने ही अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की थी? तो वर्ण विक्षेपण की खोज आइजैक न्यूटन ने की थी। आइजैक न्यूटन ने यह पाया कि जब उन्होंने एक प्रकाश किरण को प्रिज्म के अंदर से होकर गुजरते हुए देखा, जब आइजैक न्यूटन ने प्रकाश की किरण को एक प्रिज्म से होकर गुजरते हुए देखा तो सामने के पर्दों पर वो सफेद रंग में ना होते हुए 7 रंगों में दिखाई दिया। तो इससे यह पता चलता है कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से आकर टकराती है तो अपने अवयवी 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। तो किस तरीके से होती है, चलिए ये देखते हैं। अगर हम ये कहें कि ये एक प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म हो गया, प्रिज्म। अब प्रकाश किरण मान लीजिए ऐसे आई और आकर इस प्रिज्म से टकराती है। क्या है? किरण आकर इस प्रिज्म से आकर टकराती है। तो जब वो इससे टकराकर बाहर जाएगी, अगर मान लीजिए हम यहां पर सफेद रंग का एक पर्दा लगा दें तो वो 7 भागों में विभाजित हो जाती है। सबसे पहले जो किरण दिखाई देगी वो आपकी क्या दिखाई देगी? सबसे पहले जो किरण आपको दिखाई देगी वो दिखाई देगी V, फिर I, फिर आपके विग्योर, मतलब कि सबसे पहले बैगनी, उसके बाद जामुनी, नीला, इस तरीके से हमारी विभाजित हो जाती है। तो हमने इस
चित्र में देखा कि जब एक प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से आकर टकराती है, जब एक प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से आकर टकराती है तो अपने ही 7 अव्ययी रंगों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, अपने ही 7 अव्ययी रंगों में विभाजित हो जाती है और सामने के सफेद पर्दे पर वो 7 कलर प्रदर्शित हो जाते हैं। तो आइजैक न्यूटन ने यही देखा कि जब कभी कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर आकर टकराती है तो वो अपने ही अव्ययी 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, और लेकिन ये तो नहीं है कि हमारे जो रंग हैं वो केवल 7 ही हैं, रंग तो असंख्य हैं, पर केवल हमको जो दिखाई देते हैं अपनी नेत्रों से वो हमको 7 रंगी दिखाई देते हैं, और 7 रंगी दिखाई देते हैं। तो रंगों का क्रम किस तरीके से हो गया, तो रंगों का क्रम हो गया VIBGYOR, विग्योर। क्या हो गया, विग्योर। V फॉर बैगनी, I फॉर जामुनी, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। ये 7 तरह का क्रम है जिसको कि हम पढ़ते हैं विग्योर के रूप में। तो हमारा जो क्रम हो गया वो इसी तरीके से हो गया। तो अब हम ये देखते हैं कि एक तरीके से और ये देखते हैं कि जो हमारे रंग प्रदर्शित होते हैं, जो सूर्य की किरण प्रिज्म से आकर टकराती है और टकराने के बाद सामने के पर्दों पर 7 रंगों में उभरती है, तो विचलन के द्वारा उभरती है, नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं हम। तो जो लाल रंग है, जो हमारा लाल रंग है उसका विचलन सबसे कम होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो सबसे ज्यादा किस रंग का विचलन होगा, बैगनी रंग का होगा। सबसे ज्यादा हमारा जो विचलन होगा बैगनी रंग का। तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा। तो जितने भी सूर्य प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद पर्दे पर उतरती है वो विचलन के कारण उभरती है, और हमारे लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैगनी रंग का सबसे ज्यादा होता है। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं, लेकिन तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग का सबसे कम होती है, तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग की सबसे कम होती है और लाल रंग की सबसे अधिक। अगर तरंग दैर्घ्य की बात करें तो हमारा बैगनी रंग सबसे कम और लाल रंग सबसे अधिक होती है। तो तरंग दैर्घ्य की बात करें तो वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य को हम इंग्लिश में वेवलेंथ कहते हैं। तो बैगनी रंग की वेवलेंथ सबसे कम होती है और लाल रंग की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि सफेद प्रकाश का अपने अव्यय रंगों में विभाजित होने की प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगर सफेद रंग अपने ही अव्यय रंग में विभाजित हो जाए तो यह घटना क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। और इसकी खोज आइजैक न्यूटन ने की थी। मैंने अभी आपको बताया कि सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या 7 होती है, लेकिन हमारे रंगों की संख्या केवल 7 ही नहीं होती, हमारे रंग तो असंख्य होते हैं, लेकिन जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देते हैं वो केवल 7 रंग दिखाई देते हैं। बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक।
सबसे अधिक होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रकाश का वर्ण विशेषण समझ में आया होगा। अगर हम तरंग दैर्ध्य की बातें करते हैं तो तरंग दैर्ध्य हमारे हर रंग का अलग होता है। तरंग दैर्ध्य हमारे हर रंग का अलग होता है। तो किस तरीके से? तरंग दैर्ध्य, अगर तरंग दैर्ध्य की बातें करें तो हमारा सबका अलग अलग होता है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा जो रंग आया लाल, सबसे पहले जो हमारा रंग आया वो आया लाल। फिर हमारा रंग आया नारंगी। फिर हमारा रंग आया पीला। फिर हरा। फिर नीला। नीला। फिर हमारा जामुनी। और फिर हमारा कौन सा रंग आता है? बैगनी। ठीक है। अब हमारे तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो हमारी 7800, 7800। कितनी? 7800। 7800। 7800 आर्मस्ट्रांग टू कितनी होती है हमारी? 6400। 6400 आर्मस्ट्रांग तक होती है। नारंगी की अगर बात करें तो 6400 से लेकर 6000 तक होती है। अगर पीले रंग की बात करें तो 6000 से 5700, 6000 से 5700 आर्मस्ट्रांग तक होती है। ये 5700 से लेकर 5000 आर्मस्ट्रांग तक होती है। और नीला रंग 5000 से लेकर 4600, 4600 तक होती है। 00 तक होती है। 5000 से 4600 तक, 4600 तक होती है। जामनी 4600 से लेकर आपके 4300 तक होती हैं। और आखिर में 4300 से लेकर 4000 तक होती हैं। तो ये हमारे तरंग दैर्ध्य की सीमाएं हैं। लाल रंग सबसे अधिक 7800 आर्मस्ट्रांग से लेकर 6400 तक होता है। नारंगी 6400 से लेकर 6000 तक होता है। पीला रंग 6000 से 5700 के बीच होता है। हरा रंग 5700 से 5000 के बीच होता है। नीला रंग 5000 से 4600 तक के बीच में होता है। और जामुनी रंग 4600 से 4000 तक के बीच में होता है, 4300। और बैगनी रंग 4300 आर्मस्ट्रांग से लेकर 4000 तक होता है। तो यह तरंग दैर्ध्यों के बीच का अंतर है। तो एक बार फिर प्रकाश का वर्ण विशेषण आपको बता देता हूं कि सफेद प्रकाश का अपने ही अव्ययी रंगों में विभाजित होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब आगे हम चलते हैं अपने नए टॉपिक पर। वो टॉपिक है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में हम ज्ञात करेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मींस प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसमें अगर हम परिभाषा को ध्यान दें तो क्या कहलाता है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण का आपतन कोण का मान अगर क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, क्या हो जाता है? किरण का
किरण का आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से जब अधिक हो जाता है तो तब वह किरण वापस उसी माध्यम में चली जाती है जिस माध्यम से आ रही होती है। एक बार फिर समझ लीजिए कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और प्रवेश करते में उस किरण का आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो ऐसे में वो किरण अपने ही माध्यम में वापस चली जाती है। ठीक है, तो चित्र अनुसार इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चित्र के अनुसार अगर ये कोई प्रकाश किरण सीमा पृष्ठ पर आकर टकराती है तो मान लीजिए ये ए है और ये बी पॉइंट है, ये ए है और ये बी पॉइंट है, और जब ये आती है सघन से विरल में जाती है तो हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, लेकिन जब विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो यहां तो क्या हो रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या हो रही है, प्रकाश किरण जा रही है। तो यह हमारा कौन सा हो गया, सघन, सघन, ये हो गया विरल, ये सघन, ये विरल, ये सघन, ये विरल। अब देखते हैं जब हमारी प्रकाश किरण ए किसी सीमा पृष्ठ पर आकर टकराती है तो यहां से जब विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से थोड़ी सी दूर हट जाएगी, अभिलंब से थोड़ी सी दूर हट जाएगी। तो ये हमारा आई और ये हमारा आर कहलाएगा। ठीक है, आर कहलाएगा। लेकिन अगर हम अपनी प्रकाश किरण को और झुका दें, अगर हम अपनी प्रकाश किरण को और झुका दें, या ये कह सकते हैं कि यदि हम अपने आपतन कोण का मान बढ़ा दें, धीरे धीरे आपतन कोण का मान बढ़ा दें, ऐसे करके मान बढ़ा दें, तो हमारा जो अपवर्तन कोण भी होगा वो क्या होने लगेगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो हम इस चित्र में देखते हैं कि अगर हमने अपना आपतन कोण का मान बढ़ाया तो हमारी अपवर्तन भी क्या हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये हमारा आर, ये हमारा आई। ठीक है, ये हमारा आर और ये हमारा आई। तो इस तरीके से बढ़ाते बढ़ाते अगर मान लीजिए हम और अधिक अपना आपतन कोण का मान बढ़ा दें तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारा जो अपवर्तन कोण है वो कहां पर आ जाएगा, क्रांतिक कोण के समीप आ जाएगा, यहां पर। तो ये क्या है, हमारा क्रांतिक कोण। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु या सीमा पृष्ठ पर आकर टकराती है बी पॉइंट पर तो वो हमारे अभिलंब से दूर हो जाती है। ये हमारा क्या है, अभिलंब, ये हमारा क्या है, अभिलंब। फिर इसी तरीके से अगर हम अपने आपतन कोण का मान को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो हमारा अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता हुआ चला जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि इसका मान बढ़ते बढ़ते हमारे आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण मतलब कि 90 डिग्री पर आ जाएगा। तो क्रांतिक कोण को एक बार समझ लेते हैं कि अगर आपतन कोण का ऐसा मान, आपतन कोण का ऐसा मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, समझना क्या है, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो ये इन तीनों चित्रों में हमने यही देखा है कि हमारे आपतन कोण का मान जैसे जैसे बढ़ा, यहां से अधिक यहां पर हुआ, यहां से अधिक यहां पर हुआ, वैसे वैसे हमारे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता हुआ चला गया। और एक वक्त ऐसा आया कि हमारा अपवर्तन कोण किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया। और जब यह घटना घटती है कि आपतन कोण का ऐसा मान जो कि अपवर्तन कोण के मान 90 डिग्री तक हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। फिर
यह प्रक्रिया यही नहीं रुकेगी, क्योंकि हमारी जो परिभाषा यह कहती है कि जब कोई भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो किरण के आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाए, किससे? क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाता है, तब वह किरण अपने ही माध्यम में वापस चली जाती है। तो अब ये क्या होगा कि हम अगर एक बार और देखें कि ये हमारी प्रकाश किरण आई ए, यहां बी पर टकराई, अगर ये क्रांतिक कोण से भी अधिक हो गई, क्रांतिक कोण से भी अधिक हो गई, तो ये हमारा क्या है? आई, और ये हमारा क्या है? आर। ये क्या है? हमारा आई और ये हमारा आर, और क्रांतिक कोण क्या है हमारा? यहां पर। तो अब हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो आपतन कोण है वो अपवर्तन कोण का जो मान है वो क्रांतिक से भी बड़ा हो गया, क्रांतिक से भी बड़ा हो गया। तो ऐसे में जो हमारी प्रकाश किरण है परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन का नियम अपनाते हुए वापिस सघन माध्यम में ही चली जाएगी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके तहत हमारी प्रकाश किरण उसी माध्यम में चली जाती है जिस माध्यम में से वो आई हुई होती है। तो एक बार फिर देख लेते हैं कि एक प्रकाश किरण जो सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ आ रही है, अगर उसका आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि वो प्रकाश किरण वापस अपने माध्यम में वापस लौट जाएगी और परावर्तन का नियम अपनाएगी। तो हमने चारों चित्रों से आपको यह बताया कि किस तरीके से हमारी प्रकाश किरण का आपतन कोण धीरे धीरे बढ़ता है। अगर हम आपतन कोण बढ़ेगा तो अपवर्तन कोण लगातार बढ़ेगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारा अपवर्तन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा, मतलब कि 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और जब वो 90 डिग्री के बराबर होगा तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण होते हैं। और जब ये कोण क्रांतिक कोण से भी बड़ा हो जाएगा तो वापस वो प्रकाश किरण अपने ही माध्यम में चली जाएगी। तो इस तरीके से आज हमने दो टॉपिकों के बारे में पढ़ा। पहला हमने क्या पढ़ा? प्रकाश का वन विक्षेपण, और दूसरा हमने प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। जिस तरीके से आप हमारे चैनल को प्यार दे रहे हैं, इसी तरीके से लगातार हमारे चैनल को प्यार देते रहें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।